तो सभी को मेरे जय हिंद जय भारत। मैं धीरज कुमार आज आपके सामने शिखर 2.0 बैच में आया हूँ, जो कि आपका मैथमेटिक्स में चल रहा था चैप्टर नंबर 3 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसका एक लेक्चर हो गया था, उसमें हम लोगों ने देखा था, उसके कॉन्सेप्ट समझे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसमें हमने डिफरेंस समझा था। और जो रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, और जो चर राशियां होती है और अचर राशियां होती वो होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा। और उसके अलावा हम लोगों ने संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा था। उसमें दो समीकरण होते थे, उनके व्यापक रूप होते थे a1x प्लस b1y, और c1 होता था और दूसरा समीकरण होता था इसी प्रकार। उसकी तुलना कराते थे, तो कोई भी हल नहीं के लिए एक कंडीशन बनती थी और अनंत अनेक हल के लिए एक कंडीशन बनी थी, और एक बनी थी अद्वितीय हल के लिए। तो यहाँ पर हम लोग उसी से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन करने आए हुए हैं, और ये आपके क्वेश्चन जो हैं PYQ हैं आपके, यानी कि ये जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं बोर्ड परीक्षाएं, उसमें ये क्वेश्चन बखूबी पूछे गए हैं। और आप लोग भी अच्छे से करिएगा, और आपको भी ये पेपर में अच्छे से देखने को मिल जाएंगे MCQ में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये लेक्चर। समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान है। किस कंडीशन के लिए? कोई भी हल नहीं के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उससे नहीं करेंगे। एक रूल होता है, इन समीकरणों की तुलना कराएंगे। समीकरण एक की तुलना कराओ। समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और b1 की आ जाएगी a, और c1 की वैल्यू इसको इधर ले आएंगे। इधर है ना, समीकरण के बराबर में 0 होना चाहिए, तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये रहा -1। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना कराते हैं। समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? a1 की वैल्यू क्या आई? 3 आई, b1 की वैल्यू -5 आया, और c1 की वैल्यू -7 आया। अब कोई भी हल नहीं के लिए कंडीशन होती, क्या होती है कंडीशन? कंडीशन होती है, क्योंकि कोई भी हल नहीं के लिए, कोई भी हल नहीं के लिए क्या कंडीशन होती है, आप लोगों को मैंने लिखाया था, तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए मुझे फटाक से। a1/a2 और b1/b2 तो आपस में बराबर होते, लेकिन c1/c2 आपस में बराबर नहीं होते, यही होता है। तो a1 और a2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। a1 की वैल्यू क्या आई? 2 आई, a2 की वैल्यू 3 आई, और b1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ b2 है, और यहाँ b1 की वैल्यू 1 आई। ये 2 लिख लो यहाँ पे, दूसरी समीकरण है ना। तो a/-5। अब क्या करेंगे, इसकी आवश्यकता है लिखने की? नहीं आवश्यकता, क्योंकि वो आपस में बराबर ही नहीं है। b1 और b2 और c1 c2 आपस में बराबर नहीं है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 3 है, ये गुणे में तो कहाँ चला जाएगा? बटे में पहुंच जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई? -10/3। तो हमारे पास देखिए कौन सा आंसर सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, तो वही हम लोग टिक कर देंगे। तो यही हमारा आंसर रहा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे सवाल आपको जितने मिलते हैं आप सब लगा डालिए। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। यानी कि अब पूछ रहा है इसका हल क्या होगा? द्वितीय होगा, दो होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। उसकी कंडीशन हम लोगों को पता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर आपस में बराबर आते हैं तो अलग कंडीशन रहेगी। अगर दोनों दो आपस में बराबर आते लेकिन एक नहीं आता तो अलग कंडीशन होगी। अगर तीनों ही बराबर नहीं आते तो अलग कंडीशन होगी। देखते हैं क्या फॉलो करेंगे। इसकी भी तुलना करा लेते हैं। समीकरण एक की
तुलना a1x प्लस, ये समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप। उसी से हम लोग तुलना कराते हैं। b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसके गुणे में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 तो हमेशा हर जगह पर स्थित होता है। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 2 आ जाएगी। y की सॉरी, a2 नहीं, b1, c1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इससे तुलना कराएंगे। तो a2 की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगा। b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा। इनमें से तुम्हें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू फॉलो करेगा, कौन सी कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। तो लिखते हैं a1 अपॉन इनके अनुपात निकाल देते हैं, और b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। चलिए देखते हैं आगे क्या आएगा भाई। 1/3, यहाँ 2/-6, यहाँ आ जाएगा 5/1। जो डिवाइड हो रहा हो उसे हम लोग तुरंत काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो देखो ये है तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं आया। ये कंडीशन किसमें फॉलो करता है? अब ये देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। इज नॉट इक्वल 5/1, यानी कि a1 a2 b1 b2 की वैल्यू तो आपस में बराबर है, लेकिन c1 c2 की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आया हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो हमारे पास यही आंसर आ गया हमारा। तो ये देखते हैं कहाँ पर फॉलो करता है। ये किसके लिए फॉलो करता है? ये फॉलो करता है कोई हल नहीं के लिए। किसके लिए? देखते हैं। इससे पहले हमने देखो ये सवाल लगाया था, इसमें क्या यही वाली थी कंडीशन सेम? तो यही वाली कंडीशन आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। तो हमारा यही आंसर हो गया। आप लोगों को ये दोनों सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 के अनंत अनेक हल हैं? कितने अनंत अनेक हल होंगे? तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्या है समीकरण 1? के एक्स प्लस वाई के स्क्वायर, समीकरण 1। अगली समीकरण क्या है? एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। इसके इनफाइनाइट हल है, तो क्या हो जाएगा? a1, समीकरण 1 की तुलना कराते हैं व्यापक रूप से। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 की वैल्यू आ जाएगी k, b1 की वैल्यू आ जाएगी y, c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का के स्क्वायर। अगला देखते हैं। समीकरण 2 की तुलना कराते हैं इसी प्रकार। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a2 की वैल्यू आ जाएगी 1, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? k आ जाएगी, और c2 की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इसके आगे हमें क्या करना है? हमें अनंत अनेक हल निकालने हैं। तो चूंकि यहाँ लिखते हैं चूंकि अनंत अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए क्या आ जाएगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो a1 की वैल्यू क्या है? k है, और a2 की वैल्यू क्या है? 1 है। b1 की वैल्यू क्या है? 1 है। b2 की वैल्यू k है, और c1 की वैल्यू क्या है? माइनस का के स्क्वायर
और C2 की वैल्यू -1। तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू यूज करनी है? हमें ऐसी कंडीशन में ओनली 2 ही वैल्यू यूज करनी पड़ती है। अगर 3 वैल्यू यूज करोगे तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा डिफरेंट आएगा। तो आंसर तुम्हारा इसी के बराबर आ जाएगा। देखिए करते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 मानों को यूज करने पर, 2 मानों का प्रयोग करने पर के और के की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? के स्क्वायर, और 1 और 1 की 1 हो जाएगी। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा? उधर आ जाएगा रूट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? के बराबर √1, और ये हटेगा तो +-1। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसमें क्या था? इसमें कुछ नहीं करना था। अगर वो आता यहाँ पर अनंत अनेक हल के लिए कहा था, अगर कहता कोई भी हल नहीं के लिए, तो A1/A2 और B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 हो जाता। और अगर कहता वो अद्वितीय हल के लिए, तो वहां पर अलग कंडीशन फॉलो करता है। यहाँ पर अनंत अनेक हल के लिए कह रहा था, उसमें क्या, उसमें तीनों ही आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और B1/B2 किसके बराबर होता है? C1/C2 के बराबर होता है। यानी कि तीनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कुल मिलाकर तो यही है। और कोई भी हल नहीं के लिए कौन सी कंडीशन होती है? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये होती है। अगला सवाल देखिए क्या है। तो ऐसे सवाल आपको जितने मिलते हैं ये सब लगा डालिए। ये आपको MCQ में देखने को पक्का ही मिलेगा पेपर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कुछ बच्चों को बहुत कठिन लगता है। यहीं पर कठिन लगता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर तुम तीनों वैल्यू को नहीं यूज करोगे, कितनी, ओनली यहाँ पर 2 ही वैल्यू यूज कर सकते हैं। कितनी? 2 ही वैल्यू यूज करेंगे तभी तो के की वैल्यू आएगी। नहीं तो अगर तीनों वैल्यू यूज करते तो क्या, के की वैल्यू तो आ जाती, लेकिन यहाँ पर हमें छोड़नी पड़ेगी। 2 ही मान यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। x/3 plus y/2 इज इक्वल टू 6। इसमें देखो x बार क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। बहुत सरल है सवाल, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा है। ये हम लोग क्लास 8th में सीख कर आए हैं, और 9th में भी थोड़े बहुत ऐसे सवाल किए थे। हालांकि 9th में है नहीं ये चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है आपका चैप्टर तो, लेकिन उसमें ओनली एक ही एक्सरसाइज रखी गई है, और उसमें सवाल जो है वो कतई ना के बराबर रखे गए हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो कतई बेकार है। यानी कि किताबों में सिलेबस दे ही नहीं रहा है, और वही 10th में आपको पढ़ने को मिल रहा है, और 8th में आप पढ़कर आ रहे हैं इससे कठिन सवाल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x की जगह 9 आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 9/3 प्लस y/2, 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या आ जाएगा? इधर हल करते हैं। 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। अब कैसे सॉल्व करोगे? एक फ्रैक्शन बन गई। छोटे पर हम लोग ऐसी भिन्न खूब हल किया करते थे, तो वही करना है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, और इसको बाद में प्लस कर देना। 2 तिया 6 प्लस y/2। अब क्या करनी है? जो चीज डिवाइड में होती है वो कहाँ चली जाती? मल्टीप्लाई में चली जाती। तो ये लो मल्टीप्लाई में पहुंच गई। 2 छंग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो y 12 - 6, y बराबर कितना आ गया? 6। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए इसके आगे एक और सवाल लेकर आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। यदि 3x + 5y अपॉन 3x - 5y इज इक्वल टू 7/3, तो x रेशियो y की वैल्यू बतानी है आपको। तो क्या है? यहाँ पे लिखेंगे 3x + 5y अपॉन 3x - 5y इज इक्वल टू 7/3। अब करना क्या है? यहाँ पर तुम्हें x और y की जो वैल्यू है वो अनुपात में निकालनी है, यानी कि डिवाइड में निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है हमारे पास, तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई के पास जाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? 3 और 3x + 5y इज इक्वल टू 7, 3x - 5y, यही तो करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, एक बार 5y में, 7 की एक बार 3 में, एक बार
5 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9, 3 3 9, 5 15, और इधर आ जाएगा 7 3 21 एक्स, इधर आ जाएगा 7 पंचे 35 भाई। अब देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इधर ले आओ, 15y 25 35 को इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, 21x माइनस 9x। 15 और 35 कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50y। और 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12x बचेगा। अब ये गुड़े में तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, 12x, और इसको इधर भेज देते हैं। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया x अपॉन वाई का 6/25, यानी कि x रेशियो y की वैल्यू आई 6:25। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो y प्लस 3 क्या है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y बराबर क्या करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ लिखो y का मान, समीकरण 1 इसे मान लेते हैं, हमारे पास जगह थोड़ी कम है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 इंटू -3 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2 3 6, और इसको इधर भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। 7 प्लस 6 कितना हो गया, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। तो 3y 13, और ये गुड़े में तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में पहुंच जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था, वो भी अभी रिकैप करा देंगे क्वेश्चन। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था, हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, y बराबर माइनस का 3 आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख दिया। किसमें रख दिया, समीकरण नंबर 1 इसे मान लिया, तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 माइनस का और 3y, सॉरी y का मान रखना है, 1 मिनट, y की वैल्यू रखनी है हमें, हमने x की जगह पे रख दिया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहेंगे आप लोग, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, है ना। तो क्या है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे y की जगह -3 रखना है। मुझे लग रहा था क्योंकि वो अपॉन में आंसर आ रहा था, इसीलिए मैं चेक करने गया था बस, और गलत भी कर दिया। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है सवालों में। 3 3 9, तो 2x, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये गुड़े में तो कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा। 2 1 2, 2 8 16, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, और y की वैल्यू, y बराबर कितना आया था, -3 आया था। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो देख ही लिया आप लोगों ने, आंसर एकदम डिफरेंट आ रहा था, तो ऐसी मिस्टेकों से हमने बच कर रहना है। अगला क्वेश्चन हमें विलोपन विधि से लगाना है, एलिमिनेशन मेथड से। इसमें क्या है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। क्या है, समीकरण दिए गए हैं, गिवन दैट लिखेंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1। अगली समीकरण बनाते हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 2 है, तो समीकरण नंबर 2 ये रही। अब देखते हैं यहाँ पर जो समीकरण बराबर नहीं है उसके एक वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर बराबर करते हैं, चाहे तो x वाले को बराबर कर लें, चाहे तो y वाले को बराबर कर लें। तो यहाँ पर देखो 4 है, और इसको हम 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंपल भी नहीं हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग किससे गुणा करते हैं, समीकरण नंबर 2 में 2 से ही गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और y 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 3 बन गई। अब जो नई समीकरण बनी है और जो पहली समीकरण है, उन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 और 3 को हल करने पर।
समीकरण 1 व 3 को हल करने पर क्या है समीकरण 1? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और ये क्या है? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सिंबल चेंज है तो 4 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 10 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। गुणे में तो कहाँ चला जाएगा? बटे में, यानी कि भाग में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। एक्स वाला क्या आ गया? 2 आ गया। अब क्या करेंगे? x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देते हैं, y की वैल्यू हमें यूं ही पता चल जाएगी। तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, ठीक है, यानी रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। तो 3x x की जगह 2 रखना है और प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 दूनी 6, 6 को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये गुणे में तो कहाँ चला जाएगा? बटे में। 4 एकम 4। तो आंसर क्या आ गया? y बराबर 1 आ गया। और x बराबर क्या आया? 2 आया। यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर 2 व y बराबर 1 है। तो यही हमारे फाइनल आंसर आ गए। तो आप लोगों को ये सवाल एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे रेशियो में वैल्यू पूछी गई थी तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की गुणा एक बार 3 में कराएंगे तो 3 तिया 9 आएगा, तिपच 15 बराबर में 7 तिया 21, 7 पंचे 35। अब x और y वालों को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 9x को उधर ले जाते हैं तो माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। और 15, ये 35 उधर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 15 35 कितना हो गया? 50 हो गया। 21 में से 9 हो गया, 12 बचा। अब क्या कर लेते हैं? इन दोनों को एक अनुपात में भेज देते हैं और जो नंबर हमारे पास है उन्हें हम लोग एक रेशियो में भेज देते हैं। तो y अपॉन x आ जाएगा। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तुमसे पूछा गया था x अनुपात y, यानी कि x की वैल्यू क्या आई थी? 6। सॉरी, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 6 और y की वैल्यू 25 आई थी। तो क्या आ गया? 6 अनुपात 25। 25 अनुपात 6 आएगा आंसर। तो ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे सवाल आपको जितने बुक में मिले, एनसीईआरटी किताब में मिले या फिर कोई भी किताब में मिले, तो वहां से आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसके इसके अगला जो टॉपिक होगा वो, इसमें विलोपन विधि के जो आगे आने वाले सवाल है, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको कराएंगे। और फिर हमारा चैप्टर इसके आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।